स्टूडेंट ओके बायोलॉजी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण उत्सर्जी पदार्थ। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने अमोनिया को पढ़ लिया है, यूरिया का अध्ययन किया था और यूरिक एसिड का। इन तीनों को हमने पढ़ लिया जो सबसे इम्पोर्टेंट थे। अमोनिया का उत्सर्जन करने वालों को हमने अमोनोटेलिक कहा था, यूरिया का उत्सर्जन करने वालों को यूरियोटेलिक कहा था और यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करने वालों को यूरिकोटेलिक कहा था। तो ये तीनों अपन पढ़ चुके हैं। आज इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण उत्सर्जी पदार्थ होते हैं जो कभी कभार नीट की परीक्षा या अन्य महत्वपूर्ण परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो उनको भी अपन थोड़ा देख लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए, तो उसके अलावा एक और पढ़ लेते हैं अपन। देखो नेक्स्ट एक है अमीनो अम्ल। क्या कोई प्राणी अमीनो अम्ल का भी उत्सर्जन कर सकता है क्या? तो अमीनो एसिड का भी कई प्राणी उत्सर्जन करते हैं, हालांकि वो बहुत कम प्राणी ऐसे होते हैं। तो ऐसे प्राणी तो क्या कहलाएंगे? ऐसे एनिमल कहेंगे जो अमीनो अम्ल के रूप में अपना उत्सर्जन करेंगे। तो उनको तो हम कहेंगे एमिनोटेलिक एनिमल कह देंगे उनको क्या कह देंगे? एमिनोटेलिक एनिमल। और ये जो प्रोसेस होगी, ये जो क्रिया होगी, ये क्या कहलाएगी? अमीनोटेलिज्म। या हिंदी में इसको कहेंगे अमीनो अम्ल उत्सर्जी। अमीनो अम्ल उत्सर्जीकरण कह देंगे इसको। अमीनो अम्ल उत्सर्जीकरण मतलब सीधी सी बात होगी कि अमीनो अम्ल के रूप में उत्सर्जन, अमीनो एसिड के रूप में उत्सर्जन करना क्या कहलाता है? अमीनोटेलिक प्राणी या अमीनोटेलिज्म कहलाता है। इसके एग्जाम्पल देखते हैं। देखो कौन कौन से उदाहरण है। तो इसके उदाहरण, हालांकि ये क्यों होता है, अमीनो अम्ल का उत्सर्जन क्यों करते हैं, तो उसका कारण होता है अमीनो अम्ल की अधिकता के कारण। अमीनो एसिड जब बॉडी में ज़्यादा हो जाते हैं, बॉडी में ज़्यादा हो जाते हैं, तो अगर कोई मात्रा किसी भी पदार्थ की मात्रा चाहे उपयोगी हो, उसकी पदार्थ भी अगर ज़्यादा हो जाता है तो उसको शरीर से बाहर निकालना ज़रूरी होता है। तो जो अतिरिक्त अमीनो अम्ल होते हैं, बॉडी में अमीनो अम्ल की मात्रा ज़्यादा होती है तो अतिरिक्त अमीनो अम्ल होते हैं उनका उत्सर्जन कर दिया जाता है। जैसे कुछ मोलस्का के प्राणी होते हैं, कुछ मोलस्का प्राणी और कुछ इकाइनोडर्मेट होते हैं, इकाइनोडर्मेटा प्राणी। जैसे इकाइनोडर्मेटा में हम बहुत बार पढ़े थे स्टार फिश, तारा मछली। और मोलस्का में जैसे एक यूनियो है, यूनियो इस तरह का एक प्राणी है। वो प्राणी है वो अमीनो अम्ल के रूप में उत्सर्जन कर सकते हैं। दूसरा देखो महत्वपूर्ण, ट्राई मिथाइल अमीन ऑक्साइड। अमीन ऑक्साइड ट्राई मिथाइल। तो अमीन का मतलब है इसमें, अमीन का मतलब अमीनो समूह हो गया। ये अमीन का मतलब नाइट्रोजन युक्त, अमीनो समूह। ऑक्साइड का मतलब ऑक्सीजन है। यहाँ पर मिथाइल का समूह मिथिल है और ट्राई का मतलब 3 है। तो इसका वैसे शॉर्ट में अपन कहते हैं इसको TMAO, ट्राई मिथाइल अमीन ऑक्साइड। तो इसमें क्या होता है कि कुछ प्राणी होते हैं जो इसके रूप में उत्सर्जन करेंगे। वो कौन कौन से प्राणी होते हैं तो वो देखते हैं। देखिए कुछ समुद्री मछलियाँ, जैसे कुछ लवणीय फिश जो होती है, और वो भी कौन सी? अस्थिल। जो अस्थिल फिश, कुछ लवणीय फिश, वो भी जो बोन से बनी होती है, जिनका शरीर बोन से बना हुआ अस्थिल है, वो मछलियाँ इसका उत्सर्जन करती है। TMAO का वो उसका उत्सर्जन कर लेती है। लेकिन कुछ जो उपास्थल मछलियाँ होती है वो TMAO को बनाती तो है, लेकिन उसका संचयन कर लेती है, संग्रहण कर लेती है। तो उससे क्या होता है, उनके बॉडी की जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो बना रहता है, जिससे उनके शरीर का पानी बाहर नहीं जा पाता है। तो उपास्थल मछलियाँ इसको संचय करके अपने शरीर का ऑस्मोटिक प्रेशर बनाए रखेगी। तो ये भी ट्राई मिथाइल। अभी कैसे बना? देखो ट्राई मिथाइल अमीनो,
मतलब अमोनिया तो बना, बॉडी में अमोनिया तो बनता है, इस अमोनिया का क्या कर दिया गया, मेथिलीकरण। एक तो मेथिलीकरण कर दिया प्लस ऑक्सीकरण कर दिया। तो अमोनिया का मेथिलीकरण, मिथाइल और ऑक्साइड यानी मेथिलीकरण और ऑक्सीकरण दोनों कर दिए, तो क्या बन गया, ये बन गया ट्राई मिथाइल अमीन ऑक्साइड बन गया। तो इस तरह से इसका निर्माण अमोनिया के मेथिलीकरण और ऑक्सीकरण से कर दिया जाता है कुछ प्राणियों के अंदर, और इसके रूप में उत्सर्जन करते हैं। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है। अगला देखते हैं, देखो अपन एलेनिन। एलेनिन ये भी एक उत्सर्जी पदार्थ होता है, एलेनिन, इसका भी उत्सर्जन किया जाता है। मतलब जो हमारे बॉडी में पिरिमिडीन नाइट्रोजन क्षारक हो जाते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं, जैसे पिरिमिडीन, प्यूरिन पिरिमिडीन दो होते हैं, तो जो पिरिमिडीन नाइट्रोजन क्षारक होते हैं उन क्षारकों का उत्सर्जन किसके रूप में करेंगे, एलेनिन, या एक पदार्थ और होता है जिसका नाम है अमीनो ब्यूटायरिक अम्ल के रूप में किया जाता है। देखो मतलब पिरिमिडीन नाइट्रोजन क्षारक होते हैं। प्यूरिन का तो क्या होता है, ये यूरिक एसिड बन जाता है, प्यूरिन का तो क्या होता है, यूरिक एसिड बन जाता है, और पिरिमिडीन का एलिनिन में बदल कर या अमीनो ब्यूटायरिक अम्ल, जो 4 कार्बन का अम्ल होता है उसको उसमें बदल कर उसका एलिनिन के रूप में उसका उत्सर्जन कर दिया जाता है। तो ये याद रखिएगा। इसी तरह से आपको ये और बता देते हैं, प्यूरिन का तो उत्सर्जन कैसे करेंगे अपन, प्यूरिन का उत्सर्जन मानो में, प्यूरिन का जो उत्सर्जन है वो यूरिक एसिड के रूप में होता है। हमने देखा था कि यूरिक अम्ल प्यूरिन के कारण भी बनता है। और पिरिमिडीन का उत्सर्जन किसके द्वारा हो रहा है, एलिनिन और अमीनो ब्यूटायरिक अम्ल के द्वारा हो रहा है। तो ये जो उत्सर्जन होता है ये हमारे ह्यूमन के अंदर देखने को मिल जाता है, आपको मानव के अंदर। नेक्स्ट देख लेते हैं अपन, देखो 4 नंबर का। तो ये भी उत्सर्जन हो रहा है, तो एक्स्ट्रा है तो उसको तो उत्सर्जन तो है ही है। एक होता है गुआनिन। देखो गुआनिन क्या होता है, गुआनिन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। ये देखो, ये जो गुआनिन होता है ये कुछ जो मकड़ियाँ होती है, मकड़ियाँ उत्सर्जन करती है इसका, ये ध्यान रखिएगा। और इसके लिए जो पानी की आवश्यकता होती है वो न के बराबर होती है, या इसमें पानी की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि ये पानी में बहुत कम घुलता है, अत्यंत घुलनशील होता है, अत्यंत मतलब अघुलनशील होता है। तो इसलिए पानी की ज़रूरत ही नहीं है इसको आवश्यकता होने में। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है कि कौन सा बेस्ट प्रोडक्ट होता है जिसको पानी की ज़रूरत नहीं है। तो गुआनिन है। तो एक गुआनिन कौन करती है, जो मकड़ियाँ होती है ना, मकड़ियाँ जो होती है वो गुआनिन का उत्सर्जन करती है। इसी तरह से कुछ और देख लेते हैं। देखो एक होता है नंबर 5, ये और देख लेते हैं, क्रिएटिन। देखो क्रिएटिन ये क्या होता है, ये भी कई बार ये वर्ड बार बार आता है, क्रिएटिन। तो क्रिएटिन एक मतलब सामान्य व्यक्ति में तो नहीं मिलता है, ये मतलब मूत्र के अंदर ये पाया जाता है, मूत्र के माध्यम से इसका उत्सर्जन होता है, मूत्र के माध्यम से इसका उत्सर्जन। लेकिन सामान्य मानव में ये नहीं होता है, सामान्य व्यक्ति में तो ये नहीं मिलेगा आपको मूत्र में। लेकिन बट जो फिटस होते हैं, नवजात शिशु है, न्यूबॉर्न बेबी, नवजात शिशु, और एक जैसे मान लीजिए गर्भवती, अगर कोई महिला है, गर्भवती महिला है उसमें, और बच्चे को दूध पिलाने वाली कोई महिला है, जिसको हम क्या कह सकते हैं, स्तनपान करवाने वाली महिला,
तो नवजात शिशु और गर्भवती महिला और बच्चों को दूध पिलाने वाली जो महिलाएं होती है, उन महिला के मूत्र में ये पाया जाता है। देखो ये पाया जाता है। तो ये कहाँ से बनता है? ये क्रिएटिन, जो ये क्रिएटिन बन रहा है ना, ये क्या बनता है? ये यकृत में जो एक्स्ट्रा अमीनो अम्ल होते हैं, एक्स्ट्रा अमीनो एसिड का मतलब है जो अतिरिक्त है, उन एक्स्ट्रा अमीनो एसिड से बनता है और उनसे ये क्रिएटिन बन जाता है। क्रिएटिन है वो फिर मूत्र के रूप में बाहर निकाल दिया जाता है। तो एक्स्ट्रा अमीनो अम्ल भी बॉडी से बाहर निकल जाती है। तो ये क्रिएटिन याद रखिएगा, एक्स्ट्रा अमीनो अम्ल से बनते हैं ये। और एक और महत्वपूर्ण देख लें इसी का, देखिए एक वर्ड है क्रिएटिनिन। क्रिएटिनिन ये क्रिएटिनिन कहाँ बनता है? तो एक से ये क्रिएटिन के जैसा ही है, मतलब हम इसको कह सकते हैं कि ये क्रिएटिन का एक व्युत्पन्न पदार्थ होता है। यानी इसकी संरचना लगभग क्रिएटिन के जैसे ही होती है, व्युत्पन्न पदार्थ है। और ये हमारी जो मसल्स होती है, देखो मसल्स में क्या होता है? एक यौगिक पाया जाता है मसल्स में, एक उच्च ऊर्जा वाला, जिसमें ऊर्जा पाई जाती है, उच्च ऊर्जा वाला एक यौगिक पाया जाता है। उस यौगिक का नाम है क्रिएटिन फॉस्फेट। तो कहीं ना कहीं ये प्रोटीन से निर्मित है। तो एक प्रोटीन है क्रिएटिन फॉस्फेट, इसके रूप में ये एक यौगिक पाया जाता है, इसमें उच्च ऊर्जा होती है। तो अगर ये ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है यौगिक क्रिएटिन फॉस्फेट पाया जाता है, लेकिन इसकी अब अगर ये बहुत ज़्यादा बन गया, मान लीजिए हमारी मांसपेशी है और उसमें क्रिएटिन फॉस्फेट बहुत ज़्यादा भरा हुआ है, तो इसकी अतिरिक्त मात्रा को, यानी एक्स्ट्रा अगर ये पड़ा हुआ है अपने बॉडी के अंदर, तो इसकी अतिरिक्त मात्रा को किस में बदल दिया जाता है? इसमें क्रिएटिनिन, इसमें बदल दिया जाएगा। तो क्रिएटिन में बदल कर शरीर से उत्सर्जित कर दिया जाता है। शरीर से इसको उत्सर्जित कर दिया जाता है। किस में बदल लिया? इसको क्रिएटिन में बदल लिया। देखिए तो मतलब ये किससे बनता है कि जो हमारी जो मांसपेशियों में क्रिएटिन फॉस्फेट होता है, और ये कहाँ पाया जाता है? हमारी मसल्स के अंदर मिलता है। जैसे इसका विघटन होता है, ये टूटता है एक्स्ट्रा, तो टूटने से क्या बनता है? क्रिएटिनिन ये बन गया। यार इसका हमने क्या कर दिया? उत्सर्जन कर दिया है। तो ये एक महत्वपूर्ण है। क्रिएटिनिन का हम उत्सर्जन कर सकते हैं मांसपेशियों में एक्स्ट्रा अगर पड़ा हुआ, तो क्रिएटिन के रूप में जो क्रिएटिन फॉस्फेट है वो टूट कर ये बाहर चला जाएगा बॉडी से। और कुछ इम्पोर्टेंट और देख लेते हैं। देखो अपन, ये महत्वपूर्ण थे और एक दो और बचे हुए हैं, तो उनको भी देख लेते हैं। देखो ये कौन सी है? एक है, जैसे हमने यहाँ तक पढ़ लिया था 6 और नंबर 7। जैसे एक है आपका हिप्पूरिक अम्ल, ये भी कई बार आता है, हिप्पूरिक अम्ल। ये कैसे बनता है? तो हिप्पूरिक अम्ल तो होता क्या है कि जो मान लीजिए मानव है, जैसे स्तनधारी मान लें मानव, या जो अन्य स्तनधारी होते हैं, उन स्तनधारियों में जो वसा होती है, उस वसा के उपापचय के कारण, उपापचय से क्या बनता है? कुछ मात्रा में बेंजोइक अम्ल बनता है। बेंजोइक अम्ल बनता है, ये बनता है बेंजोइक अम्ल बना। ये बेंजोइक अम्ल क्या होता है? ये अधिक जहरीला होता है, अधिक विषैला है। कौन? ये बेंजोइक अम्ल। तो क्या होता है, अब स्तनधारी क्या करते हैं, इस बेंजोइक अम्ल जो है, इस बेंजोइक अम्ल को ग्लाइसिन अमीनो अम्ल होता है, बहुत ही सरल अमीनो अम्ल है। ग्लाइसिन अमीनो अम्ल के साथ इसको मिलाकर
बेंजोइक अम्ल को ग्लाइसिन अमीनो अम्ल के साथ मिलाकर क्या बना लेते हैं, हिप्प्यूरिक अम्ल बना लेते हैं। देखो ये बन गया अब हिप्प्यूरिक अम्ल। ये थोड़ा क्या है, कम हानिकारक होता है। और फिर इस हिप्प्यूरिक अम्ल का शरीर से क्या कर दिया जाता है, उत्सर्जन कर दिया जाता है। तो ये अपने श्रावण प्रक्रिया द्वारा अपने पढ़ा था, जब नेफ्रॉन के अंदर श्रावण प्रक्रिया द्वारा इसका उत्सर्जन करेंगे। तो ये हिप्प्यूरिक अम्ल का उत्सर्जन अपने बॉडी से कर दिया जाता है। ये जो बेंजोइक अम्ल है इसको ग्लाइसिन में मिलाकर हिप्प्यूरिक बना लेते हैं। और लास्ट अपन पढ़ लेते हैं अलेंटोइन। ये भी एक पदार्थ बनता है, ये अलेंटोइन। देखिए ये जो स्तनधारी होते हैं उस स्तनधारी के अंदर एक भ्रूणी झिल्ली होती है अलेंटोइस। तो स्तनधारियों में जो भ्रूणावस्था होती है उस भ्रूणावस्था में क्या होता है, पाया जाने वाला स्तनधारी की भ्रूणावस्था में पाए जाने वाला नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ होता है। ये नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ होता है। देखो जो भ्रूण होता है ना वो बनाता है, इसका नाम होता है अलेंटोइन। अब होता क्या है कि ये जो पदार्थ है, जो अन्य स्तनधारी होते हैं उनमें तो क्या होता है कि ये एक झिल्ली होती है जिसका नाम होता है अलेंटोइस झिल्ली। जो भ्रूणी झिल्ली होती है उस अलेंटोइस झिल्ली में इकट्ठा हो जाता है और फिर उसके प्रसव के साथ ही ये बाहर निकल जाते हैं। लेकिन ये मानव में ऐसा नहीं होता है, ये मानव में ऐसा इकट्ठा नहीं होता है। और समय समय पर माँ के रक्त के द्वारा इसको बाहर निकाला जाता है अलेंटोइन को, और इस तरह से इकट्ठा नहीं होगा मानव में। बाकी अन्य स्तनधारियों में इसका ये इकट्ठा होता रहेगा। तो ये कुछ अन्य महत्वपूर्ण आपके उत्सर्जी पदार्थ थे, और कौन कौन से प्राणी हैं इसके वो भी हमने देखे थे। तो ये महत्वपूर्ण टॉपिक था, इसको ज़रूर आप देख लीजिए। और जिन साथियों ने, विद्यार्थियों ने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक ज़रूर करें। जैसे जैसे आप वीडियो देख रहे हो आप लाइक बटन को ज़रूर दबाएं और सब्सक्राइब चैनल को भी दबाएं। आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं इस बारे में भी मुझे ज़रूर बताएं, और बेल आइकन को आप प्रेस करें ताकि जैसे नया वीडियो मैं बनाता हूँ आपको उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा।